गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल किट्टू बिट्टू मॉम पर आप सभी का स्वागत है। और आज मैं आप लोग के सामने पार्ट 6 लेकर के आई हूँ। पता नहीं कितने सारे वीडियो बनेंगे दोस्तों, क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबी स्टोरी है। मैं खुद चाहती हूँ कि शॉर्टकट में ना सब कुछ जल्दी जल्दी बता दूँ और बताऊँगी भी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो मैं कहाँ थी दोस्तों? हाँ, मैं हेल्पलाइन में रहती थी, ठीक है ना। मेरा पति जब 2013 में छोड़ दिया था तो मैं हेल्पलाइन में रहती थी पूरे 1 साल तक। 2014 तक मैं हेल्पलाइन में रही, ठीक है ना। फिर 14 के बाद मैं फिर 1 साल के बाद 1 साल करीब मैं हेल्पलाइन में रही हूँ। उसके बाद वहाँ नहीं रखा गया मुझे कि अब कितना दिन रखेंगे, है ना। हर चीज़ का एक लिमिट होता है ना दोस्तों, हर चीज़ का एक अथी होता है कि आपको कितना दिन तक कोई रखेगा, ठीक है दोस्तों। तो वहाँ से मैं अपने पापा के साथ ऐसी रोड पे मतलब मेरे पापा लेकर के हेल्पलाइन से लेकर के मेरे पापा वो अनाथ आश्रम ही बोल दीजिए, वहाँ से हटा करके मुझे बस स्टैंड ले गए। बस स्टैंड में हम लोग ऐसे ही बैठे हैं, मैं ऐसी रो रही हूँ। पापा बोल रहे कुछ खाएगी, मैं बोल रही नहीं। पापा बोल रहे घर चलो, मैं बोल रही कहाँ जाऊँ पापा, मैं नहीं जाऊँगी, आप जाइए, आप मेरा चक्कर छोड़ दीजिए, मेरे जीवन में अब कुछ नहीं रहा पापा। मतलब मैं अपने पापा को समझा रही थी, पापा मुझे समझा रहे थे। फिर पापा बोले कहीं नहीं जाओगी, हम बोले नहीं जाएंगे पापा। बोले कि तुम कुछ दिन मैं अपनी मासी के यहाँ रह लो। मैं बोली कि ठीक है रह लूँगी। तो मेरे पापा वहाँ से मौसी के यहाँ लेके रहे। और भी मेरी अपनी मौसी नहीं थी, बहुत दूर की रिलेटेड की थी, ठीक है ना। मेरी अपनी मौसी नहीं थी, क्योंकि देखिए अपने रिलेशन के यहाँ रखना कितनी बदनामी कितनी अथी होती है, आप लोग तो जानते ही हैं दोस्तों। बहुत दूर की रिलेटेड मौसी थी, जहाँ पापा मुझे रख तो दिए, लेकिन मेरा पापा सब खर्चा देते थे वहाँ, ठीक है। तो वहाँ जा कर के रख दिए। वहाँ भी मैं कॉल करती थी, वहाँ से भी मैं कॉल करती थी अपने हस्बैंड के पास कि रख लो, लेकिन वहाँ से कोई रिस्पांस नहीं। ये सब चलते रहा, ठीक है। फिर वो हो गया। फिर उसके बाद वहाँ भी मतलब मुझे अच्छा नहीं लगा। होता है ना, आदमी कितना दिन किसी के यहाँ रहेगा, वो भी एकदम बिल्कुल पराये लोगों के साथ। तो वहाँ मेरी मौसी जो थी, उनके बेटे, उनके बहू, उनके बच्चे, और मतलब इतना छोटा सा घर है ना, बहुत सारा दिक्कत होता है ना। हालांकि मेरे पापा सब खर्चा देते थे, लेकिन फिर भी कोई थोड़ा सा हीन भावना से देखता है ना दोस्तों। आप लोग को समझ में आना चाहिए कि कोई कितना दिन तक, कोई भी रिश्तेदारी हो, कोई आपको पूरा ज़िंदगी तो रख नहीं सकता। फिर मुझे वहाँ से बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। बहुत दिन रही थी दोस्तों वहाँ भी, पर बहुत ही दिन रही थी अपने मौसी के यहाँ। फिर वहाँ मुझे अच्छा नहीं लगा। उन लोग मुझे भगाए नहीं थे, बस मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि दिन बीतते रहा था और उन लोग खाली पूछते थे कि कब यहाँ से जाओ, मतलब कब, मतलब पापा कोई ठिकाना रख क्या, मतलब अपना भाषा में उन लोग बोलते थे कि कब तक यहाँ रहोगी, कब तक यहाँ, मतलब ऐसे कैसे ज़िंदगी चलेगा, तुम्हारा पति भी नहीं रख रहा है। तो वहाँ से फिर मेरे पापा मुझे मामा के यहाँ ले गए, ठीक है ना दोस्तों। तब तक क्या हुआ, तब तक मेरा पति जो मुझे इनकार कर रहा था कि ये लड़की को मैं नहीं जानता हूँ, मुझे पत्नी बना करके उसका वकील मुझे पत्नी साबित कर करके पटना में बाहर से बाहर बेल ले लिया, बिना जेल जाए, बिना कस्टडी में जाए बेल ले लिया। तब और मेरे लिए दर्द भरा था और मुझे तकलीफ़ हुई कि अब तो उसे बेल मिल गया, अब तो मुझे रखेगा ही नहीं। कैसे बेल मिल गया? क्योंकि देखिए जो मैंने धाराएं जो पुलिस लगाई थी ना, मैं तो बस जो मेरे पे बीता ना, एक एक चीज़ जो बीता मैं वही बताई, ठीक है ना, कि हाँ। लेकिन जो पुलिस धाराएं लगाई उससे उसका बेल हो गया, क्योंकि हल्का धारा लगने से तो बेल हो ही जाएगा। दूसरी बात कि पत्नी साबित करके कोर्ट में बेल ले लिया कि ये मेरी पत्नी है, मैं इसके साथ बलात्कार किया ही नहीं, मैं इसके साथ कुछ शोषण किया ही नहीं है, तो मेरी पत्नी है, ठीक है। वहाँ पर भी बेल मिला, लेकिन टेम्पररी बेल होता है ना जो, वैसा मिला। वहाँ भी तारीख चलने लगा, वहाँ भी तब तक मैं मौसी ही थी दोस्तों, ठीक है। मैं तारीख पे जाती थी, बहुत साल के बाद, बहुत दिन के बाद, 1.5 साल के बाद अपने पति को देख करके एकदम मेरा एकदम खुशी का ठिकाना नहीं रहता था। मुझे ऐसा लगा कि पत्नी साबित किया है तो रखेगा भी, ठीक है ना, मुझे ऐसा लगा था दोस्तों।
तो मैं हमेशा तारीख पे जाती थी। पर कोर्ट देखिए, कोर्ट को ना गुमराह करना, वो भले आपको देर लगेगा लेकिन आपको न्याय ज़रूर मिलेगा। कोर्ट को कोई गुमराह नहीं कर सकता है। कोर्ट उसको जांच रही थी दोस्तों कि अगर तुम्हारी पत्नी है तो अपनी पत्नी के लेके जाओ, लेकिन उन लोग सिर्फ और सिर्फ बेल के लिए मुझे पत्नी बनाया था, ठीक है ना। तो तारीख वहाँ चलता था होता ना, फैमिली वाला कोर्ट में दे दिया गया था। वहाँ उन लोग मुझे रखने से इनकार कर दिए, मेरा पति मुझे रखने से इनकार कर दिया, मेरे ससुराल वालों मुझे रखने से इनकार कर दिया। बहुत सारे तारीख केस हुआ, सब कुछ हो गया। यही पटना में मैं आती थी तारीख पे, हाई कोर्ट में जाती थी दोस्तों। वहाँ से उन लोग का बेल रिजेक्ट हो गया, ठीक है, बेल टूट गया, क्योंकि वही आधार पे बेल मिला था, मुझे रखोगे तभी बेल मिलेगा। तो बेल रिजेक्ट हो गया दोस्तों। फिर मैं, क्योंकि देखिए झूठ का पाव ज़्यादा दिन तक नहीं रहता है। बेल रिजेक्ट होने के बाद फिर से उन लोग पर पुलिस कार्रवाई होने लगी, कभी वारंट कभी नोटिस, है ना। तो वो अपने पुलिस को पैसा खिला के खुद को बचाते रहा, ठीक है। आज भी वो पैसे के गम नहीं करता है दोस्तों, क्योंकि वो अपने खुद से कमाता तभी तो गम रहता ना, किसी का दिया हुआ उपकार है जो ऐश मौज में उड़ा रहा है, ठीक है। तो दोस्तों वहाँ से मैं अपने मामा के यहाँ चली गई। मामा मुझे रास्ते में सब कुछ बता दिए कि यहाँ पर अपनी मामी से कुछ भी मत करना, ऐसा कुछ भी मत करना कि तुम्हारे साथ ऐसा है वैसा है, कुछ भी नहीं। मेरे मामा भी लव मैरिज किए दोस्तों, इसलिए मेरा दर्द, मेरी तकलीफ़ को समझा उन्होंने लव मैरिज ही नहीं किया, बल्कि उनका लव मैरिज इतना ज़्यादा अच्छा है आज भी, मतलब मेरे से बड़े बड़े उनका बच्चे भी हैं, अदर कास्ट, अदर मतलब वो एक मराठी है। मेरे मामा महाराष्ट्र में रहते हैं, मराठी लड़की से शादी किया, इतने अच्छे से निभा रहे हैं, बच्चे को इतना केयर कर रहे हैं, आज तक उन्होंने गांव नहीं आया, इतना मतलब अपनी मतलब मामी से, अपने बच्चे से प्यार करते हैं, इतना अच्छे से रखते हैं। फिर मेरा पापा बताया मामा को कि ऐसे ऐसे तकलीफ़ है, तो मेरा मामा मुझे लेके गया, पता है, वहाँ लेके गया, उन्होंने समझाया अच्छे से रहो, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, कोई तकलीफ़ नहीं है। मैं वहाँ अच्छे से रहने लगी। पता है मैं कहीं भी एडजस्ट हो जाती हूँ दोस्तों, बस अपने ससुराल में नहीं हो पाती हूँ, क्योंकि कहते हैं ना वहाँ मुझे कोई रखना ही नहीं चाहता है। मैं कहीं भी एडजस्ट हो जाती हूँ, हर लोग मुझे एकदम दिल से स्वीकारते हैं। वहाँ मैं अच्छे से रहने लगी, रह करके फिर मतलब इन पर पुलिस दबाव बढ़ने लगा, मेरा हस्बैंड पे पुलिस दबाव बढ़ने लगा, क्योंकि अब कोई चारा नहीं था। अब तो बेल लिया, बेल रिजेक्ट हो गया सब कुछ, अब तो उनको सज़ा के बारी आ गया था। जब उनको सज़ा के बारी आ गया दोस्तों, तब मैं इतना फ़ोन करती थी, महाराष्ट्र से भी मैं इतना ज़्यादा फ़ोन करती थी, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं देते थे। फिर एक दिन अपने आप से वो फ़ोन किए, बोले अन्नू मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। मैं इतनी खुश हो गई दोस्तों, पता है मैं वहाँ इतना पूजा पाठ करती थी दोस्तों, आप लोग यकीन नहीं करोगे, मैं बहुत पूजा पाठ करने लगी थी। मैं ये मंदिर वो मंदिर खाली मनते मांगती थी कि भगवान मेरे पति को ना कैसे भी उनको ना बुद्धि दो कि वो मेरा साथ ना, जितना मैं प्रेम करती हूँ उतना मेरा पति भी मुझे प्रेम करे, मेरा सम्मान करे, मेरे प्रेम का सम्मान करे। मैं भगवान से रात दिन प्रे करती थी, 16 सोमवारी का व्रत किया मैंने वहाँ पर, मतलब हर वो चीज़ करती थी, भगवान के आगे गिड़गिड़ाती थी। आज पता है दोस्तों एक चीज़ यकीन हो गया कि भगवान से जो मांगो ना वो मिल जाता है, चाहे बुरा हो या भला हो। लेकिन भगवान मुझे दे तो दिया, लेकिन ये चीज़ समझाने के लिए कि देखो ये तुम्हारे लिए सही नहीं था, तुम जिद से तो मांगी हम दे दिए, लेकिन ये तुम्हारे लिए सही नहीं था। आज सोचो मैं अपने दुआ धर्म से पति को पा तो ली, लेकिन क्या हुआ, बदले में मेरे 2 मासूम बच्चे का ज़िंदगी बर्बाद हो गया। सब कुछ बताऊँगी दोस्तों, पहले इसका कहानी तो ख़त्म हो जाए। तो क्या हुआ कि मेरा पति के हस्बैंड का फ़ोन आया, पहली बार उन्होंने अपने से फ़ोन किया, बोला मुझे तुमसे मिलना है। सोचिए दोस्तों मैं इतनी कोसों मील दूर थी और सब कुछ छोड़ करके मैं अपने मामा से बात की, मामा मुझे घर जाना है। मैं सब कुछ लाज शर्म सब त्याग करके, जो कि मैं घर जाना नहीं चाहती थी, सिर्फ उसकी एक आवाज़ से, सिर्फ वो मेरा पति बोला कि मिलना है, तो मैं सब कुछ, मामा मुझे जाना है, मुझे गांव पहुंचा दो, मुझे अपने शहर में पहुंचा दो। मामा बोले ऐसे अचानक से, मैं बोली नहीं मुझे नहीं रहना, प्लीज़ मुझे पहुंचा दो ना। तो मामा मेरे समझ गए थे मेरा। मैं वो बोले कि रखने के लिए कह रहा है क्या तुम्हारा वो जो बॉयफ्रेंड है, तुमको रखने के लिए बोल रहा है। मैं बोली हाँ मामा सब कुछ ठीक है, वो हमको कह रहा है रखने के लिए। मैं सब कुछ छोड़ के दौड़ते हुए अपने शहर में आई, ठीक है। सबसे पहले मैं अपने हस्बैंड से मिली दोस्तों, सबसे पहले
अपने हस्बैंड से मिली, ठीक है ना। मिली, अब घर भी नहीं गई थी, पहले हस्बैंड से मिली। हस्बैंड से मिलने के बाद उन्होंने, देखिए उसको ना, हम लोग एक होटल में मिले थे दोस्तों, मैं झूठ नहीं बोलूँगी, ठीक है। होटल में मिले थे, हम दोनों बातें की हैं। उसने समझाया कि मैं अपने परिवार को समझा रहा हूँ, मैं तुमको रखूँगा अनु, तुम टेंशन मत लो। मतलब जैसे वो नाटक करता है ना, गिरगिट की तरह रंग बदलता है, वैसे बदल रहा था, ठीक है। तो और वहाँ भी मतलब इतने ज़्यादा दुख दर्द तकलीफ़ मुझे नहीं दिखा। वहाँ भी मेरे साथ फिजिकली होना चाहा, वहाँ भी मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाना चाहा, इसीलिए तो होटल बुक किया था। लेकिन वहाँ मैं सीधे ऐसे कर दी। भगवान जानता है दोस्तों, मैंने बोला कि नहीं, ये सब नहीं हो सकता है, बिल्कुल भी नहीं। तुम मुझे रखोगे, मेरा साथ निभाओगे, तभी हम तुम्हारे साथ कुछ भी गलत कर सकते हैं। अब मेरे से सब नहीं होता है। हाथ जोड़ के विनती में बोली कि तुम मेरे शरीर को टच मत करो, तो उसने कुछ नहीं किया। मैं वापस घर आई। घर आकर के मैंने फ़ोन किया, क्या हुआ, बात हुआ। 2-3 दिन के बाद बोला नहीं, अभी नहीं बात हुआ। फिर ऐसे 10-15 दिन के बाद उसने मुझे मुँह खोल के कह दिया कि नहीं, कोई तैयार नहीं है तुमको रखने के लिए। मैं बोली कि कोई नहीं है, लेकिन तुम तो हो ना तैयार, तुम तो मुझे बुलाए हो मुंबई से यहाँ। तो बोला कि नहीं, हम नहीं रख सकते हैं, ठीक है। ये हो गया दोस्तों। फिर वो चला गया जेल, क्योंकि देखिए अब उसके पास कोई चारा नहीं था दोस्तों, कोई चारा नहीं था, ठीक है ना। जब अंत समय आया तब तक 2016 आ गया था। इतना मैं आप लोग को शॉर्टकट बता रही हूँ, तब तक 2016 आ गया था दोस्तों। इसके बीच मेरे साथ इतना ज़्यादा तकलीफ़ झेली हूँ ना दोस्तों, वो सब मैं नहीं बताऊँगी, बस आप लोग को शॉर्टकट में बताती जा रही हूँ। 2016 आ गया, 2016 में 15 में शायद वो जेल गया, ठीक है ना। जेल गया, जेल से खुद को नाबालिग साबित कर दिया, मुझे बालिग, खुद को नाबालिग। फिर वो जेल से बच्चा वाला जेल में चला गया, जिसमें नाबालिग लोग रखते हैं ना, उसमें चला गया। फिर उसमें से रह के मैं उसको बालिग साबित की। मैं अपने वकील को बोली कि अगर मतलब लड़िए कि अगर ये नाबालिग है तो अपना मेडिकल जांच कराए। मेडिकल जांच हुआ मेरा पति को, वो बालिग निकला, क्योंकि वो बालिग था ही तो बालिग ही निकलेगा, जाहिर सी बात है। फिर उसने वहाँ भी वैसे पैसे फेंकने के बहुत ज़्यादा इंतज़ाम किया था, लेकिन वहाँ के जो जज थे ना, बहुत ही अच्छा थे दोस्तों। आप यकीन नहीं करोगे, मैं इतनी हिम्मत टूट गई थी ना, मैं बहुत ज़्यादा हिम्मत टूट गई थी। मैं वहाँ पर मैं सीधे बोली कि मैं अपनी प्राण त्याग दूँगी अगर मुझे यहाँ से न्याय नहीं मिला तो वहाँ के जो जज थे अच्छे से मतलब केस वेस देख रहे थे। फिर उसके बाद जो है ना, वो बड़ा वाला जेल में चला गया, जिसमें बड़े लोग रहते हैं, ठीक है, बालिग लोग रहते हैं, तो उसमें चला गया। उसमें जाने के बाद उसका फैमिली में क्या है नहीं है, क्या मैटर था नहीं था, भगवान जाने, क्योंकि वो सब दिखावा करता है कि मेरे अपनी माँ से नहीं बात करता हूँ, पापा से नहीं बात करता हूँ, बाकी वो सबसे रिलेशन रखता है दोस्तों, बशर्ते मेरे सामने वो दिखावा करता है, ठीक है। तो हम उससे मिलने गए। सोचिए दोस्तों, मैं 1 साल हेल्पलाइन में रही, मुझसे एक बार भी वो मिलने नहीं आया, एक बार भी नहीं। लेकिन जब वो जेल में गया तो मैं उससे बराबर मिलने जाती थी, बराबर उम्मीद से जाती थी मिलने, कुछ ना कुछ हाथ में लेकर के खाने पीने वाला सामान लेकर के जाती थी और उससे समझाती थी कि देखो ये गलत है, कोई तुमको काम नहीं देगा, हम दोनों फिर से एक ज़िंदगी की शुरुआत कर सकते हैं। लेकिन उसको कोई हम पर हमदर्दी नहीं था, क्योंकि सच तो ये है कि वो मुझसे प्रेम ही नहीं करता था दोस्तों। उसको सिर्फ मेरे जिस्म की क्रेविंग था और मुझे प्यार की क्रेविंग था, और कुछ नहीं दोस्तों। तो मैं उससे हमेशा जेल में मिलने जाती थी, ठीक है। उसका आत्मा जान रहा होगा दोस्तों, जहाँ भी होगा, अगर ये वीडियो देखेगा तो वो खुद रियलाइज़ करेगा कि उसने क्या खोया है, ठीक है। तो मेरे से मिलने कभी नहीं आया दोस्तों, 1 सेकंड के लिए मुझे देखने तक नहीं आया था। जब मैं हेल्पलाइन में थी, तो जब मैं अनाथ आश्रम में थी, उसे सब पता था कि हम कहाँ हैं नहीं है, A to Z चीज़ पता था, लेकिन वो मुझे नहीं आया था, क्योंकि उसके ही शहर में मैं थी हेल्पलाइन में, ठीक है ना। तो क्या हुआ दोस्तों कि वो मुझे बोला, जब उसको पर सजाए के बारी आ गया, तब मतलब उसको सज़ा मिलने के जब समय आ गया, तब उसने मुझे कहा कि हम तुमको रखेंगे। मैं
ये सुनते ना आओ देखी ना ताओ देखी, मैं ये भी नहीं कही कि कोर्ट से शादी करूँ ये करूँ। देखिए दोस्तों, जहाँ दिल का रिश्ता रहता है ना, वहाँ कागज़ का मोहताज नहीं होता, ठीक है ना। भरोसे भी बहुत बड़ी चीज़ होती है, लेकिन हर लड़की लड़का लोग कोर्ट से शादी करते हैं, करना भी चाहिए दोस्तों। मेरे जैसा बेवकूफ़ नहीं बनना चाहिए, ठीक है ना। मैं प्रेम के खिलाफ़ नहीं हूँ दोस्तों, लेकिन अपनी सेफ्टी भी बहुत ज़रूरी होता है। मेरे जैसे कोई बेवकूफ़ ना बने। अगर कोई ये लड़की वीडियो देख रहा है ना, तो प्लीज़ मेरे जैसे बेवकूफ़ मत बनो। प्यार करो, लेकिन कम से कम थोड़ी बहुत अपनी सेफ्टी देख लो, क्योंकि आगे चल के वो छोड़ देगा तो तुम कहीं की नहीं रहोगे, ठीक है ना। क्योंकि मेरे साथ जो हुआ है ना, मैं वो बात बता रही हूँ। फिर क्या हुआ दोस्तों कि वो मुझे रखने के लिए बोला, तो जेल में ही था। तो बोला कि मेरी मम्मी तुमको लेने आएगी, और कुछ नहीं दोस्तों, ऐसे थोड़ा बहुत कागज़ पत्तर बना। कागज़ पत्तर कुछ नहीं, बस सादा पन्ना पर ऐसी उसकी माँ लिख दी कि हाँ ये मेरी बहू है, मैं अपनी पोतों को लेके जा रही हूँ, ऐसे वैसे, मतलब बेवकूफ़ बनाया गया हमको, ठीक है। मैं अपने पापा को बहुत दिल दुखाई हूँ दोस्तों, शायद इसलिए मैं आज इतनी तकलीफ़ में हूँ। जो पापा मुझे 3-4 साल हाथ थाम कर ये दुनिया से बचाया, ये दुनिया के सामने जीना सिखाया, जो मेरे हर दर्द तकलीफ़ में मुझे साथ निभाया, मैं चुटकी में मैं अपने पति के बात में आ गई कि नहीं, मेरा पति मुझे रखने के लिए कह रहा है, और क्या मुझे चाहिए। और मैं अपने पापा को छोड़ करके मैं अपनी सासू माँ के साथ चली गई, ठीक है। मैं अपनी सास के साथ चली गई। सासू माँ गलती से बोला गया दोस्तों, तो माँ लायक है ही नहीं। मैं माँ शब्द को अपमान नहीं करना चाहती हूँ, बस यही कहूँगी। मैं अपने सास के साथ चली गई क्योंकि मेरा पति बोला था, ठीक है। फिर उसका बेल हो गया, बेल होकर के आया। मैं बराबर कहती रही कि अब तो बेल हो गया, अब तो तुम छूट के आ गए, हम लोग साथ में रह रहे हैं, मेरे साथ हर चीज़ फिजिकली भी हो तुम, प्लीज़ शादी कर लो। तो शादी तो कर ही लिए। हम बोले कि हाँ, हम दोनों एक दूसरे के साथ शादी किए हैं, बंद कमरे में किए हैं, पति पत्नी एक दूसरे को मानते हैं, अच्छी बात है, लेकिन अपनी माँ के सामने शादी कर लो। तुम्हारी माँ हमको टॉर्चर करती है, गंदी गंदी गाली देती है, सब लोगों के सामने शादी कर लो ना प्लीज़। मतलब मैं बस कहती रह गई, लेकिन शादी नहीं किया, ठीक है ना। मैं बराबर हर बात में मार पीट हर चीज़ करता था दोस्तों, मार पीट ये वो लन फन। पता है उसकी जब मेरा हस्बैंड बेल करा के आ गया ना, उसकी बहन, उसकी माँ मेरे साथ इतना ज़्यादा अन्याय करने लगा ना। साबुन लुका के रखने लगा, जो होता है कपड़े धोने वाला जो होता है पाउडर, वो लुका के रखने लगा, कंघी लुका के रख देता था मेरे पति के सामने, नहीं पीठ पीछे। मतलब खाना कुत्ते को डाल दिया जाता था, पर मुझे नहीं खाने दिया जाता था। ऐसा हो रहा था मेरे साथ अन्याय, एकदम अजीब सा। पर पता है दोस्तों, मैं बहुत दुख काटी हूँ अपने ससुराल में, एक टाइम खा करके। लेकिन उस समय क्या है ना कि वह भले इंसान मेरे से शादी नहीं कर रहा था, चाहे जो भी हो, लेकिन कम से कम वो खाना जब भी खा रहा था ना, तो मुझे खिला दिया करता था। मेरा हस्बैंड मुझे जब भी वो खाना खाए मुझे खिला दिया करता था। मैं इतना इसलिए कह रही हूँ दोस्तों, क्योंकि जो मेरे साथ वो अच्छा किया है तो अच्छा कहूँगी, बुरा किया है तो बुरा कहूँगी। मेरा हस्बैंड मुझे खिलाता था, खाना खाता था तो खाना खिलाता था, नाश्ता करता था तो नाश्ता, ऐसे मेरा दिन गुजरता था। अपने खाना का हिस्सा मुझे खिलाता था दोस्तों, क्योंकि उसको तो कोई नहीं ना बोलेगा, उसकी माँ उसकी बहन तो उसको कोई नहीं बोल सकता, इसलिए वो अपना हिम्मत था उसको कि हमको कोई कुछ नहीं बोल सकता, इसलिए 2-4 रोटी ज़्यादा लेकर आता था अपने थाली में और मुझे खिला देता था। बाकी उसकी माँ के सामने मेरा एक चारा नहीं चलता था दोस्तों। पता है, मैं कभी टीवी देखने जाऊँ तो टीवी बंद कर दे, अगर मैं सोई रहूँ तो पंखा बंद कर दे, मतलब इस तरह के टॉर्चर चलने लगा था। उसके यहाँ ड्रेसिंग था, आईना होता है ना, शीशा था, जब उसमें मैं मुँह देखती थी तो पर्दा लगा के रख दिया जाता था। एक दिन ऐसे देखते देखते मतलब बल्टी लुका दिया जाता था नहाने। मतलब ये सब होता क्यों था, आप लोग तो जाहिर सी बात समझ सकते हैं कि वो रिपीट करना चाहते थे। मेरे सास ससुर, मेरे ससुराल वाला ये चीज़ रिपीट करना चाहते थे, ठीक है ना। कि जैसे एक बार इसको धोखा दिया गया है, केस ख़त्म कर, इस बार तो टूट ही जाएगी, मर ही जाएगी, इसलिए वो चीज़ रिपीट करना चाहते थे। लेकिन इस समय मेरा पति मुझे साथ निभा रहा था, ठीक है दोस्तों। इस समय मेरा पति मेरे साथ निभा रहा था और मुझे सपोर्ट कर रहा था, ठीक है। बस बोल रहा था कि कुछ दिन बर्दाश्त करो, मैं अलग रखूँगा। तो
मतलब हम इतना कहते रह गए कि शादी करो, अलग रहो, लेकिन नहीं माना। ठीक है ना। एक दिन ऐसा समय आया कि मैं एकदम जीत पे अड़ गई कि देखो मुझे, ठीक है तुम कानूनी रूप से मुझे नहीं अपनाना चाहते हो, भगवान जाने तुम्हारे मन में क्या छल है, क्या पाप है, लेकिन कम से कम मंदिर में शादी कर दो। ठीक है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, इसके हाँ, तो मंदिर में शादी कर दो। तो फिर मेरा हस्बैंड बहुत सोच विचार करके एक ऐसा मंदिर ढूंढा, बहुत दूर, अपने शहर से बहुत दूर, मतलब इतना, वो मंदिर मुझे पता भी नहीं है कहाँ है क्या है। ठीक है, आज भी नहीं पता है। बस मैं इतनी जानती हूँ कि मेरी शादी वहाँ मंदिर में हुई थी, जहाँ पर मेरी सास थी, मेरे पति थे, मेरे पापा थे, मेरी बहन थी। मैं इतना ही जानती थी और कुछ नहीं जानती हूँ। तो पता है दोस्तों, वहाँ पर मेरे पापा थे और मेरी सास थी। ठीक है ना। तो मेरी सास मेरे शादी में शामिल तो हुई, लेकिन इतनी बद्दुआ, इतनी गाली हमको दे रही थी, और मेरा पति सुन भी रहा था, तुम खुश नहीं रहोगी, तुम बर्बाद हो जाएगी, ये वो लन फन बहुत तरह की बात बोल रहे थे। मैं बोली अपने हस्बैंड से कि देखो तुम्हारी माँ क्यों आई है, क्या हमको हाय श्राप, हमको बद्दुआ देने आई है। मेरा हस्बैंड बोलता था किसी के बद्दुआ देने से बद्दुआ लग जाएगा, हम तुम्हारे साथ हैं। उसने ऐसा बोला, लेकिन उसकी बातें सुनकर, मेरी सास के बात सुनकर मेरे पापा थोड़ा सा एक वर्ड बोल दिए थे। उनका बस ये कहना था कि अगर आप लोग के मन में आज भी छल कपट है तो मेरी बेटी का ज़िंदगी बर्बाद मत कीजिए। हाथ जोड़ के विनती है, मेरी बेटी को मेरे हाल पे छोड़ दीजिए। मैं अपना बेटी को आज भी खिला सकता हूँ, जैसे 3-4 साल खिलाया, आज भी खिला सकता हूँ। अगर मेरी बेटी को छोड़ने के विचार से शादी किया जा रहा है तो मत कीजिए। पता ही मेरे पापा ऐसा क्या गलत बोल दिए थे दोस्तों। कोई भी अपने बच्चे को चाहेगा कि मेरा बेटी बहुत तकलीफ़ देखा है, अब ना देखे, है कि नहीं दोस्तों। तो मेरे पापा बोले कि अगर आप लोग के मन में कोई कल छपट है तो शादी मत कीजिए। तो यही बदला, यही बात सुन करके मेरा पति कहा कि चल तुमको घर बताते हैं, उसी के लैंग्वेज में बता रहे हैं, चल तुमको घर बताते हो, तुम्हारा जो बाप बोल रहा है ना, उसका बदला, उसका भरपाई तुमको से लेंगे हम बोले इसमें मेरा क्या गलती है। हमको बहुत मारता था दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा मारता था हमको। मैं इतनी डर गई। सोचिए शादी की रात, सुहाग रात होता है ना दोस्तों, एक जीवन का नई शुरुआत होता है। उस दिन मेरा पति मुझे लेकर के आया, इतनी बुरी तरह से मारा, उसका आत्मा जान रहा होगा, अगर वीडियो देखा होगा तो। एक एक चीज़ में मैं नहीं बताऊंगी कि कैसे मारा। ठीक है, मतलब अभी मैं दुल्हन के जोड़ा में ही थी, हाथ में चूड़ी, मेहंदी, लहंगा, सब चुन्नी वगैरह सब ओढ़ी हुई थी। इतना ज़्यादा, घर आते ही, मंदिर से घर आते ही शादी करके इतनी बुरी तरह से मुझे पीटा दोस्तों, इतनी बुरी तरह से मारा। अब मारने के बाद मुझे एक पैर पे पूरा रात खड़ा करने के लिए कहा कि तुम्हारा यही सज़ा है। मार पीट के अपने चैन से, मैं कहे ना दोस्तों, वो मुझे बहुत इशारा दिया, मैं नहीं बदली। जैसे आज कैसे मार के और आराम से सो जाता है, वैसे उस दिन भी वो सो गया और मैं एक पैर पे खड़ी रह गई। आप लोग यकीन नहीं करोगे, एकदम सुबह तक हो गया था, 3-4 बज गया। प्लीज़ मुझे ऐसे सज़ा मत दो, हिलोगी ना तो एक डंडा मारेंगे। पूरा रात एक पैर पे खड़ी रही। वो आदमी है कि जानवर है मैं नहीं जानती हूँ दोस्तों। मुझे कभी कभी लगता है ना कि उसे इलाज की भी ज़रूरत है। फिर लगता है कि नहीं, सबके साथ तो वो अच्छा ही है, मेरे साथ ही बुरा है। इसका मतलब कि वो मुझे दुश्मन मानता है। पूरे रात मुझे एक पैर पे खड़ा रहने के लिए बोल रहा था। कभी मैं गिर रही थी, एक पैर पे इंसान खड़ा नहीं हो सकता, गिर रही थी तो मारता था, फिर खड़ी होती थी, फिर मारता था। ऐसे ही करते करते रात बीता। ठीक है दोस्तों, रात बीता। फिर बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े होने लगे थे, बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा होने लगे थे। मेरी सास साफ साफ कह दी थी कि हम इसको खाना नहीं देंगे, नहीं खिलाएंगे। ठीक है ना। अब वो अपने बेटे से भी नहीं डरती थी, किसी से भी नहीं। अब उसके माँ, उसकी नानी, ऐसा क्या हुआ कि मेरे कहने पे भी मेरा पति अलग नहीं हुआ, लेकिन ऐसा क्या हुआ जो मेरा पति अलग रेंट में रखने लगा, मुझे अलग रूम पे लेके गया, मुझे डेरा पे रखने के लिए। ठीक है ना दोस्तों। तो डेरा पे हम रह रहे थे। ठीक है, तो डेरा पे रहते 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 सब कुछ अच्छा रह रहा था। मतलब वहाँ पर ना, अब उनका क्या था मन में मैं नहीं जानती, आज भी नहीं जानती हूँ।
लेकिन सामने से जो इंसान व्यवहार जैसा करेगा वैसा ही तो मैं बोलूँगी। लड़ाई झगड़ा तो बहुत होते थे हम दोनों में, लड़ाई झगड़ा होते थे पर अलग नहीं होते थे, ठीक है ना, अलग नहीं होते थे। मैं गुस्से में मंदिर जा कर के मंदिर में बैठ जाती थी, स्टेशन जाके स्टेशन में बैठ जाती थी। मेरा हस्बैंड जानता था कि कहाँ जा सकती है, मंदिर या तो स्टेशन, वहाँ से मुझे लेके आते थे मना करके। फिर कभी ऐसी लड़ाई झगड़ा होता था ना, देखिए मैं ना घर की हूँ ना घाट की हूँ, कभी भी लड़ाई झगड़ा होता था मैं मंदिर जाती थी या तो स्टेशन जाती थी। आज भी यही करी, लेकिन मेरा हस्बैंड मुझे लेने नहीं आया, ठीक है ना। आज भी मैं अपने दोनों बच्चों को लेकर के 4 दिन स्टेशन पर रही थी, सिर्फ उम्मीद में कि मेरा पति मुझे लेने वाला, लेकिन आया नहीं दोस्तों। इतनी ठंड में, इतनी कड़कड़ाती ठंड में। तो अब की बात है दोस्तों, लेकिन मैं फिर क्या हुआ कि कैसे भी जीवन चल रहा था, ठीक है ना। तो तब तक मेरे बच्चे नहीं थे, मेरा किट्टू का जन्म नहीं हुआ था। फिर ऐसे करते 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 किट्टू का जन्म हुआ। किट्टू का जन्म हुआ, ऐसा क्या हुआ नहीं हुआ भगवान जाने, लेकिन कुछ दिन, साल भर तक, 6 महीना तक, 6 महीना मान के चलिए, हाँ, मैं मतलब पूरे प्रेगनेंसी वो मेरे से अच्छे से व्यवहार किया। मेरी बेटी की बाजी मुझे बहुत मारा है, बहुत मारा है, लेकिन जब मेरा बेटा होने वाला था तो मुझे पूरे प्रेगनेंसी डांट डपट 2-4 थप्पड़ मारा है, लेकिन इस तरह से बुरी तरह से नहीं मारा था, ठीक है ना। और अच्छे से मेरे बच्चे भी हुए। मेरे किट्टू का जन्म हुआ। किट्टू के जन्म के बाद पता नहीं कौन सी ऐसी बात पे मुझे बहुत बुरी तरह से मारा था। मेरा बच्चा सिर्फ 20 दिन का था, और इतना कहते हैं ना, बच्चे के सामने ज़्यादा शोर नहीं होना चाहिए। न्यूबॉर्न बेबी के साथ अच्छे से, मतलब ज़्यादा आवाज़ बर्दाश्त नहीं। पता नहीं मेरा बच्चा के क्या हो गया था, शुद्ध बुद्ध हो गया था। मैं पूरा दम रोने लगी, कलेजा से लगा करके उसे पूरा ऐसे ऐसे करने लगी, तब जा कर के मेरा बच्चे को, तब वो रोया, रोना ही बंद कर दिया था। जब लड़ाई हो रहा था बहुत रोया, उसके बाद एकदम सुस्त हो गया था दोस्तों। फिर उसके बाद मतलब कैसे भी ज़िंदगी चल रहा था, लेकिन उस समय तक मेरे हस्बैंड मेरे प्रति, उस समय तक कोई उनके जीवन में आ गया था दोस्तों, बस मुझे नहीं पता था, ठीक है ना, बस मुझे नहीं पता था, लेकिन उनके जीवन में कोई दूसरी औरत आ चुकी थी। लेकिन उस समय उसका बाप जिंदा था, अंदर के जो बाप था ना वो जिंदा था। गुस्से में भले वो कुछ भी करे, लेकिन उसका अंदर का बाप जिंदा था, अपने बच्चे का टेक केयर करता था, अपने बच्चे की देखभाल करता था, ठीक है ना। फिर ये सब झेलते हुए मुझे ना, मैं आज मोबाइल टच भी नहीं करने देता है, लेकिन पहले की बात है तो उसके मोबाइल से मैं कुछ ऐसी गंदी फ़ोटो देखी दूसरी औरत के साथ, ऐसी गंदी फ़ोटो वीडियो देखी जो मेरे सहन से बाहर था। मैं अपने बच्चे को, सोचिए छोटा सा बच्चा को लेकर के मैं कुछ दिन घर छोड़ दी दोस्तों, ठीक है ना, घर छोड़ दी। उसने मुझे बहुत मनाया, बोला वैसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। तभी मैं आप लोग को कहती हूँ दोस्तों कि जिसको ना फितरत हो जाता है, एक बार गलती करेगा 1000 बार गलती करेगा, ऐसे लोगों को कभी माफ़ मत कीजिएगा आपसे। फिर उसने मुझे मना के लाया, मैं भी सोची कहाँ जाऊँगी इतना छोटा बच्चा को लेकर के, फिर मैं आ गई, ठीक है। इसके आगे के वीडियो में, इसके आगे की कहानी मैं आप लोग को अगले वीडियो में बताऊंगी दोस्तों। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए और मेरे चैनल पे यूँ ही बनते रहिए, और आप लोग मेरी कहानी जानिए, समझिए, ताकि आप उस लड़की को बचा सके जो एकदम प्यार में अंधी और पागल होती है, क्या है ना। तो मैं चाहती हूँ कि मेरे वीडियो से एक भी जीवन बच जाए तो बहुत है। इसलिए मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करती हूँ दोस्तों कि अगर मेरी स्टोरी अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए, मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए। ज़्यादा नहीं, कुछ नहीं दोस्तों, बस 1000 सब्सक्राइबर पूरा करके मेरे चैनल को पूरी तरह से सुरक्षित कर दीजिए दोस्तों। मैं आप लोग से विनती कर रही हूँ, मैं बहुत ज़्यादा कष्ट में हूँ दोस्तों। मैं यूट्यूब पे कमाने नहीं आई हूँ, मेरा इतना भाग नहीं है जो मैं यूट्यूब पे वायरल हो जाऊँ, कमाने लगूँ, है ना। मैं अपने बच्चों के लिए करती हूँ काम, ठीक है। मैं अपने बच्चों को पेट पाल रही हूँ दोस्तों, इसका कोई आप लोग से ये नहीं है, बस आप लोग का सपोर्ट चाहिए।